गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा क्लास 10th के बच्चों के लिए और जियोग्राफी में हम लोग भूमि और मृदा संसाधन पढ़ रहे थे और इसी का दूसरा भाग है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि मृदा संसाधन का और साथ ही भूमि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमने अपने देश भारत के भूमि उपयोग को अन्य देशों के सापेक्ष देखा था। साथ ही कृषि योग्य भूमि हमारे देश में कितना है, अन्य देश चाइना, अमेरिका, रसिया, इन सब देशों में कितना है, उनका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग पिछली कक्षा में भारत में भूमि उपयोग का क्या प्रारूप है, हम लोग कहाँ कहाँ भूमि का उपयोग करते हैं, किन किन कारणों से उपयोग करते हैं, किन क्षेत्रों में, उसमें हम लोगों ने देखा था कृषि योग्य भूमि, वन के लिए, फिर पड़ती भूमि और कृषि भूमि। उसके बाद हम लोग देखे थे कि किस प्रकार हमारे भूमि क्षेत्र का ह्रास हो रहा है, उसमें कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है अर्थात उसकी उर्वरता में कमी आ रही है, इसको भी हम लोग देखे थे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारक, किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, देखेंगे किस प्रकार 400 से 500 वर्षों में मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी का परत बनता है। उसके बाद हम लोग मृदा की संरचना, मृदा निर्माण के विभिन्न चरण, मृदा के गुण, मृदा या मिट्टी के प्रकार जिसमें हम लोग जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीटमय या जैविक मिट्टी, और उसके बाद फिर लवणीय क्षारीय मिट्टी देखेंगे। साथ ही साथ मिट्टी का कटाव जो कि बहुत ही चिंताजनक है, उनको भी हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से उस कटाव को रोका जाए, साथ ही भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है उसको भी हल किया जाए, उसके लिए हम भूमि संरक्षण को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा का प्रारंभ महान विद्वान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक कथन है उनसे करते हैं, जो कि मिट्टी से ही संबंधित कथन है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। उसमें इन्होंने कहा है कि द नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इट्स सेल्फ। वह राष्ट्र या वह देश जो कि अपने मिट्टी को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण संसाधन है, तो मानव की जो 3 मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और मकान, उन तीनों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, उस भोजन का जो उत्पादन होता है, खाद्य उत्पादन या फसल उत्पादन या कृषि कार्य, वह मिट्टी में ही संपन्न होता है। जिस दिन मिट्टी का निम्नीकरण हो जाएगा, इसकी उर्वरता नष्ट हो जाएगी, फिर लोगों को खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, अनाज की कमी होगी। इसीलिए इन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा द नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इट्स सेल्फ। वह नेशन या वह राष्ट्र जो कि अपनी मिट्टी को नाश करता है, बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वह स्वयं भी नाश हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक में मृदा निर्माण कारक में हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। मृदा निर्माण के जहाँ भौतिक कारक की बात करेंगे तो उसमें जलवायु, चट्टान, जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण, सबसे पहली बात मृदा का निर्माण होता है कैसे, तो मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, चट्टानों के क्षरण से होता है। अब चट्टानें किस प्रकार टूटती है,
चट्टान तो हमें देखने में बहुत ही मजबूत लगता है, लेकिन टूटती कैसे है? तो इसके लिए आप देखेंगे कि गर्मी के समय में चट्टानें क्या होती है, चट्टानों का आकार बड़ा हो जाता है और फिर ठंड के समय में चट्टानें सिकुड़ जाती है। गर्मी में एक्सपेंड करता है और ठंड में सिकुड़ जाता है। तो कोई भी चीज़ जब एक बार फैलेगा फिर सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर के अंतराण्विक जो बल हैं वो कमज़ोर होंगे, उसके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमज़ोर होगा। उसके बाद क्या होगा, एक दरार आ जाएगा। जैसे कि आप कभी रबड़ या किसी चीज़ को बार बार खींचते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, देखे होंगे कि एक सिकन टाइप का आ जाता है, एक चिरक टाइप का आ जाता है, फिर वही चिरक के पास से वो क्या होता है, टूट जाता है। उसी प्रकार से चट्टानें भी जब चट्टान भी गर्मी के समय में उसी प्रकार से चट्टान भी जब गर्मी के समय में फैलता है और फिर ठंड के समय में सिकुड़ता है, तो इसमें भी जगह जगह दरारें आ जाती। मान के चलिए फैला तो फैल करके इतना बड़ा हुआ और फिर ठंड में मान के चलिए कि सिकुड़ गया तो इतना बड़ा हुआ। तो इसके बीच के जो इस चट्टान के जो अणु हर जगह मौजूद हैं, वो अणु के बीच का अंतराण्विक बल क्या होगा, कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने से क्या होगा, इस चट्टान में जगह जगह दरारें आएगी और उन दरारों से चट्टानें टूट जाएगी। ठीक, उन दरारों से चट्टानें टूट जाएगी। तो इसी में वो कहते हैं कि वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि अनुकूल परिस्थितियों में भी सब कुछ ठीक ठाक रहा, मृदा निर्माण के पक्ष में जितनी बातें हैं वो सब रही, तो अनुकूल परिस्थितियों में भी 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा परत बनने में 400 से 500 वर्षों का समय लगता है। तो क्यों लगता है, तो गर्मी में चट्टानें फैलती है और ठंड में सिकुड़ जाती है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, जिससे चट्टानों में जगह जगह दरारें आ जाती है और इन्हीं दरारों के स्थान से चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक, उसके बाद ये जो खाली जगह गैप बचा हुआ रहता है, इस चट्टान का ये जो खाली जगह बचा हुआ रहता है, यहाँ बरसात के समय में पानी जम जाती है। बरसात के समय में यहाँ पानी जम जाने से यहाँ पानी जम जाता, फिर ठंड के समय में बरसात के समय में पानी इकट्ठा हो जाता है और ठंड के समय में ये पानी जम जाती है। और फिर पानी जब जम जाएगी तो पानी के जम जाने के बाद भी यहाँ भी टेंशन उत्पन्न होगा और यहाँ से फिर ये चट्टानें कमज़ोर होकर के टूट सकती है या टूट जाएगी। ठीक, उसके बाद मृदा निर्माण के कारक में भौतिक कारक और रासायनिक कारक। तो मृदा निर्माण का भौतिक कारक और रासायनिक कारक हम लोग एक बार देख लेते हैं। मृदा निर्माण के कारक, तो एक तरफ भौतिक कारक। भौतिक गुण वह गुण होता है जो सामने से दिखाई पड़ता है, भौतिक कारक। और रासायनिक कारक, रासायनिक कारक में क्या होगा कि इसका रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक कारक, भौतिक कारक में पहला देखेंगे, भौतिक कारक में पहला जलवायु। और जलवायु में देखेंगे तो ताप,
जलवायु में गर्मी, गर्मी में चट्टानें क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। मिट्टी जब भी बनेगा तो चट्टानों से ही बनेगा। ठंडी, साथ ही इसमें जल का भी महत्व देखेंगे, किस प्रकार वर्षा के जल से चट्टानें टूट जाती है या चट्टानों का क्षरण हो जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा है चट्टानों की प्रकृति। जिस प्रकार की चट्टानें रहेंगी उसी प्रकार से मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे हम देखेंगे आगे कि बेसाल्ट चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होगा। उसी तरह से जो आयरन युक्त चट्टान होगा उससे लाल मिट्टी का निर्माण होगा। तो चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण की ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। चट्टानों की प्रकृति के बाद हम लोग देखेंगे खनिज कण, जो कि मिट्टी की उर्वरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद वनस्पतियाँ या वनस्पतियों एवं अन्य जीव। अब रासायनिक कारक में देख लीजिए, रासायनिक कारक में विभिन्न रसायन, खास करके अम्लीय रसायन जो कि चट्टानों को मुलायम बना देते हैं। अम्लीय रसायन, खासकर अम्लीय रसायन रसायन के बाद वायु में मौजूद गैसें, उसके बाद चट्टानों की रासायनिक प्रकृति, तो हमारे मृदा निर्माण के यही महत्वपूर्ण कारक हैं। भौतिक कारक में हम लोग देखें जलवायु, जलवायु में गर्मी, ठंडी, जल, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर चट्टानों की प्रकृति, खनिज कण, वनस्पतियाँ एवं अन्य जीव। और रासायनिक कारक में विभिन्न रसायन, खास करके जो अम्लीय रसायन हैं। बरसात के समय बिजली के चमकने से नाइट्रोजन के जो अम्ल बनते हैं जो कि चट्टान को मुलायम कर देते हैं। वायु में मौजूद गैसें, चट्टानों की रासायनिक प्रकृति। यही बातें यहाँ पे भी बताई जा रही है, किस प्रकार से गर्मी में चट्टानें फैलती है, फिर ठंड में सिकुड़ती है, तनाव उत्पन्न होता है जिससे उसमें सिहकन या चिरक टाइप का हो जाता है, जिसके बाद चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती है। उसके बाद देखिए जल, वर्षा का तेज़ी से बहता जल, वह भी चट्टानों को तोड़ देता है और उनके टुकड़ों को बहा कर लेकर चला जाता है। फिर उससे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखें मृदा निर्माण के रासायनिक प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि नाइट्रोजन के अम्ल, वो सब बातें हम वहाँ लिख ही दिए हैं, ठीक। उसके बाद कुछ लवण भी चट्टान को मुलायम बना देते हैं। और मृदा निर्माण के बारे में ही एक रूस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं दोकुचेव, उन्होंने भी मृदा निर्माण के संबंध में कई प्रयोग किए और मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक उन्होंने बताया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो स्थानीय जलवायु, जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ उसी प्रकार से मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे कि
जहाँ जलवायु परिवर्तनशील होगा तो वहाँ मृदा का निर्माण भी शीघ्र होगा, कम ही समय में होगा। कारण कि वहाँ एक बार गर्मी आएगी तो फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, जिससे चट्टानों का फैलाव और सिकुड़न बार बार होगा, तो चट्टानें कमज़ोर होगी, फिर कमज़ोर होकर के टूट करके मिट्टी का निर्माण होगा, कभी बारिश होगी। लेकिन ऐसे जगहों पर जहाँ की मौसम परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि पृथ्वी के पोलर एरियाज में जहाँ पे कि सालों भर ठंड रहती है, तो वहाँ मृदा का निर्माण क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम या बहुत अधिक समय में वहाँ मृदा का निर्माण होगा। तो दो कुचेब ने बताया कि मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक है। स्थानीय जलवायु हम लोग देख चुके हैं। दूसरा बात इन्होंने देखा पूर्ववर्ती चट्टान, यानी कौन सा चट्टान टूटना है। तीसरा खनिज कण, चौथा वनस्पतियाँ और जीव, फिर भू आकृति और ऊंचाई, मृदा बनने का समय। वनस्पतियाँ और जीव, तो वनस्पतियों और जीव का जो अपशिष्ट है, वो जो सड़ता गलता है, उसी से ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस अर्थात जीवांश, जो कि मृदा की उर्वरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। यही है वेजली दो कुचेव, जो कि रसिया के एक अच्छे भूगोलवेत्ता थे। उसके बाद देखिए ये भी हम लोग देख ही चुके हैं कि मृदा जब जैसे कि टूटेगा, करा कि पहले चट्टानों के टूटने और अपघटन के बाद काई जमती है। काई मतलब मॉसेस, काई को इंग्लिश में मॉस कहते हैं। काई आप जैसे कि वो कजली नहीं जम जाता है, जहाँ पे कि चट्टान ये सब पर वो महीन महीन टाइप का आपको दिखा रहे हैं हम। पहले जब चट्टानें टूटेगी, यही काई है, ये काई जमा हुआ है। देखिए इस प्रकार से ये सब क्या है, काई है। यहाँ पे भी चट्टानों का क्षरण हुआ है, उसके बाद काई जम गया है। तो कह रहा है कि पहले चट्टानों के टूटने और अपघटन के बाद काई जमती है, वही ग्रीन कलर का। जब ये बढ़ती है तब इसमें सूक्ष्म जीव का निवास होता है। काई जब बढ़ेगी तो उसमें सूक्ष्म जीव का निवास होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और इस वनस्पति के सूखने या मरने पर सूक्ष्म जीव इसमें अपघटन कर सर्वप्रथम ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और यह जब काई का डेथ हो जाएगा, काई वो सूख जाएगी या काई डेड हो जाएगा, तो उसके बाद काई का वो अपघटन होगा। अपघटन के बाद वो सूक्ष्म जीव उसके अपघटन करेंगे, जिससे कि ह्यूमस का निर्माण होगा, जीवांश का। ह्यूमस क्या करता है कि मिट्टी में कई सारे पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है। काई के जो अपशिष्ट थे, काई का जो अपशिष्ट, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसका अपघटन कर कई सारे पोषक तत्वों को वो मिट्टी वाले स्थान में मिला देगा। जिस मिट्टी में जितना अधिक ह्यूमस होगा वह उतना अधिक उर्वर होगा, उतनी अधिक उपजाऊ होगी। यह विद्यमान मृदा में अनेक तत्वों की पूर्ति करता है जो पौधों के विकास में सहायक होते हैं। और जब ह्यूमस पूरी तरह से हो जाएगा, पूरी तरह से मिट्टी में पोषक तत्व भी हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर फिर बड़े पौधे, वृक्ष आकार के पौधे वहाँ पे जन्म लेंगे।
कई वर्षों बाद बड़े पौधे उगने लगते हैं जब मृदा में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त हो जाती है। चूँकि बड़े पौधों को भोजन अधिक चाहिए और भोजन के लिए फिर पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व उसको मिट्टी से ही मिलेगी। मृदा निर्माण में जंतुओं का भी योगदान होता है। मृदा के निर्माण में जंतु का भी, खूर वाले जो जंतु हैं वो भी चट्टानों को तोड़कर या जहाँ पर मृदा है उसको बार बार क्या करते हैं, कोड़ते रहते हैं, कुरेदते रहते हैं। उसके पैर से जो मृदा का परत टूटता है तो उस टूटे हुए परत में या वहाँ जो गैप बनता है उसमें गैसों का संचय हो जाता है, जल का संचय हो जाता है, जिससे भी मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। जंतुओं के मृत शरीर भी मिट्टी में, हाँ, जो बड़ा कोई भी जंतु जब उसका डेथ होता है तो उसका मृत शरीर भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर उससे भी ह्यूमस का निर्माण, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में। जैसे कि आप देखे होंगे कि बड़ा से बड़ा जानवर जैसे कि हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, वो मर जाने के बाद उसको लोग कहीं पर खुले स्थान में छोड़ देते हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि 8 दिन 10 दिन के बाद जाएंगे तो बड़ा सा जो गाय था या बड़ा सा जो घोड़ा कोई जानवर था, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको टुकड़ों टुकड़ों में अपघटन की क्रिया के द्वारा या उसको टुकड़ों में बांटते हुए देखेंगे कि वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, बस कुछ हड्डियाँ मिलेगी। तो सूक्ष्म जीव क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ह्यूमस के निर्माण में। अगर सूक्ष्म जीव नहीं हो तो इस प्रकार से वो जो बड़ा जानवर वो मरने के बाद वो क्या होगा, यूं पड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, पूरी धरती मृत जानवरों से भर जाएगी। इसलिए सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा योगदान है। या किसी को जो दफनाया जाता है तो कुछ वर्षों के बाद या कुछ दिनों के बाद ही देखा जाए तो सूक्ष्म जीव उसका क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। अगर उसके कब्र को खोदा जाए तो वहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिलेगी और हड्डियों का भी अपघटन हो जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब मृदा की संरचना, संरचना मतलब बनावट। मृदा की बनावट किस प्रकार की है, मृदा की संरचना किस प्रकार की है। तो मृदा कई परतों में बटी हुई है, ठीक। यदि किसी स्थान पर मिट्टी को गहराई तक काट कर देखा जाए तो उसमें अनेक परतें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, कई परतें दिखाई पड़ेगी। और यह परत इस प्रकार से होती है कि जैसे ये मान के चलिए है, तो सबसे नीचे क्या होगा कि मूल चट्टान होगा और इसी चट्टान के टूटने से मृदा का निर्माण होगा। बड़ा बड़ा चट्टान होगा यहाँ। तो ये हो गया मूल चट्टान, पेरेंट रॉक। इसके बाद ये छोटा छोटा चट्टान वाला परत होगा और यहाँ पर महीन भी मिलेगा, जिसको कि स्व परत या आधा स्तर कहते हैं। फिर उसके बाद महीन कणों वाला यह हिस्सा होगा, जिसको कि बौ परत कहते हैं। और सबसे ऊपर ये टॉप सॉइल होगा, जो कि अपरत कहलाएगा। यहीं पर हम लोगों की खेती बाड़ी होती है, अपरत में ही। इसको और अगर अच्छे तरीक़ा से बांट दिया जाए, ये हो गया अपरत, फिर ये ब परत, फिर ये स्व परत, फिर नीचे मूल चट्टान। यहाँ ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, जीवांश का, और यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, कम होगी, कम होगा। यहाँ पर ह्यूमस होगा ही नहीं, यहाँ पर भी ह्यूमस नहीं होगा। तो सबसे उपजाऊ परत ये वाला होगा, उससे कम उपजाऊ ये वाला, फिर इसी प्रकार से होगा। दूसरी एक और बात, मिट्टी की जो परत होती है वो क्षैतिज तल में फैली हुई रहती है। कहीं पर देखे होंगे कि
जेसीबी या पॉकलैन के माध्यम से जो खुदाई की जाती है तो वहाँ पर आपको परत दर परत दिखाई पड़ेगा। देखे होंगे कि बहुत अधिक दूरी तक गहराई तक खोदने के बाद वहाँ बालू मिलता है, फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो पानी मिलेगा, इस प्रकार से देखिएगा। लेकिन वो एक प्रकार का लेयर टाइप का रहता है। और परत क्या होता है, क्षैतिज होता है। इस प्रकार का परत नहीं हो, ऊर्ध्वाधर परत नहीं, परत का जब भी होगा क्षैतिज परत होगा। नहीं, जैसे कि आप 5 फीट 6 फीट का गड्ढा खोदते हैं तो इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक अलग रंग का, यहाँ से यहाँ तक अलग कण वाली मिट्टी, यहाँ से यहाँ तक अलग कण वाली मिट्टी, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग कण वाली मिट्टी। देखे होंगे कभी कभी बोरिंग या चापाकल सब जो गलाया जाता है तो वहाँ से पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, इस एरिया में चला जाता है, 100 परत में। तो कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर मिट्टी को गहराई तक काट कर देखा जाए तो उसमें अनेक परतें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार की परतें दिखाई पड़ती हैं। प्रायः ये परतें क्षैतिज होती है। क्षैतिज समझ रहे हैं ना, ये क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया, तो परतें क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल। इन परतों के संगठन या सजावट को मृदा संरचना कहते हैं। ये जो परत इस प्रकार से सजा हुआ है इसी को मृदा संरचना कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। सामान्यतः मूल पूर्ववर्ती चट्टानों के ऊपर मृदा की परतें जमी होती है। मूल पूर्ववर्ती चट्टानें, इसी के ऊपर मृदा की परत जमी हुई है। ऊपर से नीचे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपरी परत अ परत, फिर ब, फिर स्व परत। अ परत देखिए, कि अ परत सबसे विशिष्ट रंग और बारीक संरचना के आधार पर इसे स्पष्टतः पहचाना जा सकता है। यहाँ जो मिट्टी के कण होंगे बारीक संरचना वाले होंगे, एकदम छोटे छोटे, ठीक है। इसमें पौधों और जीवों के सड़े गले अवशेषों के सूक्ष्मतम कण जैविक पदार्थ रहते हैं। क्योंकि यहीं पर प्लांट लगा हुआ है तो ये वाला हिस्सा होगा, जैसे यहाँ भी चित्र में दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ भी चित्र में उसी प्रकार से है। और साथ ही साथ इसको सूक्ष्म जीव क्या करेगा, इसको डिकम्पोज कर देगा, अपघटित कर देगा। इसमें पौधे और जीवों के सड़े गले अवशेषों के सूक्ष्म कण तथा जैविक पदार्थ रहते हैं। अब उसके नीचे ब परत या उप परत, इसको सब लेयर भी कहते हैं या सब सॉइल भी बोला जाता है। सब लेयर, ये वाला टॉप लेयर, इसमें ऊपरी परत से अधिक बारीक कण होता है, इसका कण और महीन होता है। इसमें ह्यूमस कम होता है। क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस कम क्यों है, यहाँ विचार कीजिए कि इस परत में ह्यूमस कम क्यों है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या होगी, कम होगी। सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है, कम होगी। और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ अब्सेंट होगा, यहाँ भी अब्सेंट होगा, ठीक। अब आगे देखिए 100 परत, इसे तो समझा दिए हैं, वही है। इस परत में अक्षरित जिसका कि क्षरण नहीं हुआ। क्षरण मतलब होता है टूटना, क्षरण मतलब होता है टूटना। तो जिसका क्षरण नहीं हुआ है उसी को अक्षरित कहते हैं। जिसका क्षरण नहीं होता है उसी को अक्षरित कहते हैं। और क्षरण को इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, ठीक। तो अक्षरित चट्टानें रहती हैं या अल्प क्षरित भी हो सकती है। इसकी मोटाई प्रायः स्थिर बनी रहती है। अल्प क्षरित को पुअरली इरोडेड कहेंगे, नहीं। तो अ परत, ब परत और स्व परत हम लोग देख लिए। इसको एक और चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। चूंकि यह चित्र उतना साफ नहीं है, देखिए
ये ऊपरी मृदा जहाँ पर कि ह्यूमस होगा, संस्तर स्थिति। फिर उसके बाद उप मृदा सब सॉइल जहाँ पर कि बालू, गाद, चिकनी मिट्टी होगा। फिर अधः स्तर, फिर आधारी सेल या मूल चट्टानें। उसके बाद एनसीईआरटी में देखिए, ये ऊपरी संस्तर की मृदा, उप मृदा, अधः स्तरीय, फिर अपक्षय रहित, आधारीय, मूल चट्टान। ये दोनों चट्टान ही है, लेकिन इसको बांट दिया है। इसका थोड़ा सा क्षरण हुआ है, इसका साफ क्षरण नहीं हुआ है। अब उससे आगे देखते हैं हम लोग। मृदा की संरचना अब हम लोग देख लिए। मृदा की संरचना के बाद देखेंगे मृदा के गुण, नहीं, मृदा निर्माण के विभिन्न चरण। तो मृदा निर्माण के, जैसे मृदा सजीव होता है, सजीव कहने से तात्पर्य है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद रहते हैं। तो इसलिए जैसे सजीव का जो चरण होता है, शिशु, उसके बाद फिर प्रौढ़, फिर बूढ़ापन, तो उसी तरह से मृदा का भी होता है। शिशु, जवान, जैसे कहा कि मृदा सजीव होती है। चूँकि सजीव क्यों होती है? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। सूक्ष्म जीवों की ही उपस्थिति मृदा को सजीव बनाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मृदा सजीव क्यों है? तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण मृदा सजीव है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण क्या है? मृदा सजीव है। मृदा सजीव होती है, अतः सभी जीवों की भांति इसमें भी नई, प्रौढ़ और पुरानी, शिशु, जवान और बूढ़ी अवस्थाएं होती है। जो अभी अभी चट्टान के टूटने से बना है तो उसको नवीन मृदा कहेंगे। फिर वो कुछ दिन के बाद वो प्रौढ़ मृदा कहलाएगी और लास्ट में पुरानी मृदा कहलाएगी। तो नवीन मृदा में क्या होगा? पूर्ववर्ती चट्टानों का प्रभुत्व रहेगा। अभी अभी चट्टान टूटा है तो चट्टान के उसमें कुछ बड़े बड़े भी कण मिलेंगे नवीन मृदा में। नवीन मृदा चट्टान के टूटने से अभी बना है तो उसमें क्या होगा? चट्टान के कुछ बड़े बड़े भी कण मिलेंगे। उसी तरह से नए मिले हुए पदार्थ भी सामान्य अवस्था में रहते हैं। इस मृदा में नदियों या हिमनदों के द्वारा लाए हुए ताजे पदार्थ रहते हैं। अगर नदी या हिमनद के द्वारा चट्टान टूटा है तो नदी और हिमनद भी कुछ पदार्थ लाई है, वो भी इसमें मिला देगी। प्रौढ़ मृदा में जलवायु का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन यही मृदा जब कुछ दिन रहेगा, कई गर्मी और ठंडी को झेलेगा, तो फिर इसमें इसके ये सब चट्टान भी टूट जाएंगे और इसका कलर ये सब भी परिवर्तित हो जाएगा। इसका तल क्षैतिज होता है और आगे भी समतल ही बना रहता है। प्रौढ़ मृदा का क्षैतिज समझ रहे हैं, ये वाला। पुरानी मृदा प्रायः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल जो रीजन है, एरिया, वहाँ पाया जाएगा और इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अब उसके बाद मृदा के गुण, ठीक, मृदा के गुण। तो गुण में इसका भौतिक गुण भी देखना है और रासायनिक गुण भी। तो भौतिक का ही मतलब होता है जो कि बाहर से ही हमको दिख जाए। जैसे कि इस कलम का क्या आकार है, यह दिखाई पड़ रहा है कि लंबा है, तो यह इसका भौतिक गुण है। इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन इसमें तत्व हैं, वो इनका रासायनिक गुण होगा। तो उसी तरह से मृदा का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हम लोग देखेंगे गठन। गठन कहने का तात्पर्य है कि फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहने से है कि किस प्रकार से यह बना है, ठीक। उसके बाद बनावट, इसमें इसके संघटक कौन कौन हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है।
इसके कंपोजिशन क्या है, उसके बाद रंग। तो मृदा का हम लोग देखेंगे कई रंग है, लाल, काला, लाल काला, फिर वो पीला, इस तरह का गेरुआ, इस तरह का रंग होता है। तो सबसे पहले गठन देखिए। गठन यह कणों के आकार पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर कणों को क्रमशः कंकर, जो सबसे बड़ा कण होगा कंकर कहलाएगा, फिर बालू, फिर ढेला, फिर भुरभुरा कहते हैं। इसी आधार पर मृदा या मिट्टी भी बलुई, जब बालू की मात्रा अधिक होगी तो बलुई मिट्टी, लोम, और लोम मतलब दोमट मिट्टी को लोम मिट्टी कहते हैं, लोम सॉइल। लोम मतलब हो गया दोमट मिट्टी, जिसके में कि बराबर मात्रा में बालू और पंख रहेगा। और चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में क्या होगा कि पंख की मात्रा अधिक होगी और बालू की मात्रा कम होगी, कहलाती है। बालू के कण बड़े होते हैं जिससे इसमें पानी तेजी से रिस कर बह जाता है। बालू तुरंत पानी को सोख नहीं पाता है, ठीक। अत्यंत चिकनी मिट्टी के बारीक कणों में पानी तेजी से रिस जाता है। अत्यंत चिकनी मिट्टी के बारीक कणों में पानी तेजी से रिस नहीं पाता, और जो चिकनी मिट्टी होगी उसमें भी पानी वो भी नहीं सोख पाएगा, इसलिए उसमें फिसलन हो जाता है, चिपचिपा टाइप का हो जाता है। सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, जिसमें कि समान मात्रा में बालू और पंख रहता है। वह पानी भी अधिक सोखता है, उसमें खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है, ह्यूमस भी उसमें अधिक होता है, और उसमें सभी प्रकार के फसल का उत्पादन हो सकता है, और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ये दोनों पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु दोमट या लोम मिट्टी में मध्यम आकार के कण होते हैं, जिनमें पृष्ठ तनाव के कारण जल गहराई तक एकत्रित रहता है। यह पौधों के लिए सर्वोत्तम है। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो जल का गुण है कि अपने पृष्ठ के सतह को कम करना, पृष्ठ के सतह को यथासंभव कम करना। इसी के कारण जल का बूंद गोलाकार दिखाई पड़ता है, पृष्ठ तनाव के ही कारण। तो गठन समझ में आ गया। कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर हम लोग देखे बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, नहीं, कण, बड़े कण, कंकर, बालू, पंख, ये सब हो गया। उसके बाद बनावट। बनावट में इसमें कणों की सजावट का पता चलता है, ये कण किस प्रकार से अरेंज है, वो सजावट का पता चलता है, ये कण किस प्रकार से अरेंज है। या कणों के छोटे समूह या बड़े टुकड़े हैं। यह ढेलानुमा, ढेला देखें मिट्टी का, छर्रा के रूप में, स्तंभाकार या प्रिज्म के आकार का, स्तंभाकार पिलर के तरह, अथवा पपड़ी के रूप में रह सकती है। मिट्टी कहीं कहीं पर आपको पपड़ी की तरह भी दिखाई पड़ेगी। इससे इसके जल शोषित करने की क्षमता तथा जुताई के लिए उपयुक्तता का निर्धारण होता है। जिस प्रकार का बनावट होगा उसी प्रकार का जुताई की क्षमता या जल अवशोषण करने की क्षमता इसमें होगी। उसके बाद रंग। रंग से मिट्टी की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित पदार्थ और बाद की प्रक्रियाओं पर रंग का निर्धारण होता है। किस प्रकार के चट्टानों से